हेलो हेलो, जवान का क्वेश्चन था। जवान किसी भी टाइम में क्वेश्चन पूछ देता है। जवान किसी भी समय में क्वेश्चन पूछ देता है, धुंधला दिखाई देता है। ऐसा ही इसमें कभी भी। अब देखें यहाँ पर क्या है। गिल्गमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था? मूलतः किस पर लिखा गया था? तो किस पर लिखा गया था? तो 12 पट्टिका पर। कहीं कहीं आंसर 11 पट्टिका भी मिलेगा, लेकिन यह लिखा गया था 12 पट्टिका पर। अब प्रश्न ये उभरता है, गिलमेश ही कहाँ का राजा था? तो मेसोपोटामिया का राजा था। और मेसोपोटामिया के राजा गिलमेश पर जो काव्य लिखा गया, उसे ही हम गिलमेश महाकाव्य के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये होगा आपसे कि गिलमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया है? तो 12 पट्टिका पर। ये गिलमेश कौन था? तो मेसोपोटामिया का राजा था। तो मेसोपोटामिया के राजा गिलमेश के बारे में जानकारी जिस महाकाव्य से मिलती है, उसका क्या नाम है? गिलमेश महाकाव्य। अब हम देखिए यहाँ पर, देखो देखो गिलगमेश गिलगमेश मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया का राजा था। गिलगमेश के बारे में हमें जानकारी जिस महाकाव्य से मिलती है, उसे हम गिलगमेश महाकाव्य के नाम से जानते हैं। यह महाकाव्य 12 पट्टिका पर लिखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेना है। गिलगमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया? तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको आराम से देख लेना है। और गिलगमेश मेसोपोटामिया का राजा था। गिलगमेश कौन था? तो मेसोपोटामिया का राजा था। और गिलगमेश के बारे में हमें जानकारी जिस महाकाव्य से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? गिलगमेश महाकाव्य के नाम जानते हैं। और यह काव्य क्या चीज पर लिखी है? यह महाकाव्य 12 पट्टिका पर लिखी गई थी। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक लिखा था कौन? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। कौन लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। तो रूसो की रचना का क्या नाम है? तो रूसो की रचना का नाम है, क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं कि ये मॉन्टेस्क्यू और ये रूसो किस देश का रहने वाला है? तो ये दोनों फ्रांस का रहने वाला था। और कोई क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका समाज का शिक्षित मध्यम वर्ग निभाता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी।
14 जुलाई 1789 में हुई। और यह क्रांति जिस राजवंश के शासक के समय में हुई उसे हम बुर्बो राजवंश के नाम जानते हैं। बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां था और लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को। अब यहाँ आप देखिए कोई क्रांति तब सफल होती है, कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित बर्तन नहीं छो आते में और ला ना अल्लाह कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। यह बुर्बो राजवंश से संबंधित था। लुई 16वां को गिलोटिन पर लुई 16वां को
हाँ, हेलो हेलो। लुई सोलहमा को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था 21 जनवरी 1793 को। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। तो मतलब ये लाइन हर क्रांति में काम आएगा, याद रखना है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में कौन, रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू कहाँ का था, तो फ्रांस का था। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई सोलहवां। और किस राजवंश का था, तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था कब, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। जैसे एक मैसेज पढ़ते हैं, बहुत तेजी से आ रहा है, जरा देखें कौन मैसेज है ये। हाँ, क्या लिखे हैं, अजय कुमार का मैसेज है। अजय कुमार लिखते हैं, सर सेट में एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। हाँ, ये बात तो हम भी देख रहे हैं, बिल्कुल हम भी देख रहे हैं। अजय कुमार, सर सेट में एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछा जाता है। बात सही है आपका। अजय कुमार लिखते हैं, सर सेट में ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछा जाता है। अब बताइए, आपने एक मैसेज को बार बार क्यों लिखा। अजय कुमार, क्वेश्चन सेट करना तो मेरा काम नहीं है, जहां से सेट होता है उसका काम है। मेरा काम है उस क्वेश्चन के बारे में बताना। आप ही एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक ही बात को आप 4 बार क्यों लिखे हैं। दीजिए जवाब दीजिए, तो एक ही बात को 4 बार आप क्यों लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं ना, ताकि हम उसे पढ़ सकें, इसलिए लिखे हैं। इसलिए एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए दिया जाता है ताकि आपके ब्रेन में घुस सके। जिस क्वेश्चन को आप कहते हैं ना ये हल्का है, बार बार पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको धोखा देगा। और एग्जाम अगर दिए होंगे तो आप देखे होंगे, आपसे भारी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, आपसे क्वेश्चन गलत हुआ होगा जो क्वेश्चन हल्का होता है। तो जब हल्का क्वेश्चन क्यों आपसे एग्जाम में गलत हो जाता है, क्यों गलत हो जाता है, यही सोच के कारण, यही सोच के कारण। करी हल्का है तो काहे गलत हो गया, यही हल्का क्वेश्चन आपकी जिंदगी को रोक देता है। समझ गए, ये क्वेश्चन आया तो आप यहां पर मॉन्टेस्क्यू, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मायने थोड़ी रखता है, क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन मायने रखता है। अब देखिए ये डिस्कशन, इतने डिस्कशन हो गया, इतना बड़ा डिस्कशन एक लाइन में हम दिए हैं। एक क्वेश्चन से इतना बड़ा डिस्कशन हो गया, तो इतना चीज का रिवीजन हुआ आपका, आपका रिवीजन हुआ। ये सब चीज समझ में नहीं आता है। चलिए, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन माइंड रखता, क्वेश्चन आप क्या ही तब देते हैं, क्वेश्चन कहाँ नहीं है ये बताइए। हर जगह क्वेश्चन है। कोई बुक है, कोई जगह है जहां क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कमी होती है। क्वेश्चन के मायने रखता है ये डिस्कशन है। देखिए इतना डिस्कशन बताया गया, इस क्वेश्चन की, इस हल्का क्वेश्चन के कारण ही आपका इतना चीज का रिवीजन हो गया। रही बात, अब यही हल्का क्वेश्चन आपके रथ को युद्ध भूमि में रोकता है। समझ गए ना, द स्पिरिट ऑफ लॉ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, और यही ऑप्शन में दे देगा कि मॉन्टेस्क्यू की रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द कॉम, द स्पिरिट ऑफ द वर्क, दे देगा ना 4 ठो। अब फटाफट में कंफ्यूजन कर जाइए कौन सा होगा, लॉ होगा, कॉम होगा, वर्क होगा, क्या होगा। सीधे कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे, सीधे कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे। ठीक है, और आपको लगता है तो एक चीज को बार बार आया है, ये बता दीजिए हमको, गिलोटिन क्या होता है। शुद्ध रूप से हमें गिलोटिन के बारे में अभी जस्ट बताइए, कुछ देखिए मत आप, तुरंत अभी बताइए गिलोटिन होता क्या है। तरीका से अब लिख कर में 2 लाइन में बताइए, अभी बताइए। अगर लेट करेंगे तो समझ जाएंगे आप देख कर बोले हैं।
आप दीजिएगा तब न कराएंगे पूजा जी। आप हमको दिए ही नहीं तो हम कैसे डिस्कशन कराएं, ये बताइए। जो डिस्कशन हमें दिया जाएगा वही न कराएंगे, आप ही बताइए। जो दिया जाएगा वही न कराएंगे। बात समझ गए? समझे अजय बाबू, घबराइए मत। और दूसरा चीज और भी, क्वेश्चन कहां से आएगा? आप ही बताइए, क्वेश्चन कहां से आएगा? बोलिए, क्वेश्चन कहां से आएगा अजय बाबू? आप ही बताइए, कहां से आएगा? कहां से आएगा क्वेश्चन? कहां से आएगा? हो गया। फांसी पर तो कहते हैं कि रस्सी लगा लेना, ये फांसी हुआ। किसी चीज को लटका, गिलोटिन होता है, दो हाथ धारदार दो धारदार हथियार होता है ऐसे, और इस पर जो गर्दन जाता है अपने आप कट जाता है, इसको कहते हैं गिलोटिन। जाता है कुछ नहीं, आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए। आपको कभी हम बोले हैं पढ़ने के लिए? सिर्फ एक ही चीज कीजिए, जानता हुआ प्रश्न गलत ना हो। और जानता हुआ प्रश्न गलत नहीं हो, इसको रोकने के लिए बार बार आपको ये इस तरह से साधारण प्रश्न को देखना पड़ेगा। इससे उबिए मत आप। अगर आप एग्जाम दिए होंगे, लगता है आप कभी एग्जाम नहीं दिए हैं, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम में जितना साधारण साधारण आसान क्वेश्चन गलत हुआ, अगर वो क्वेश्चन गलत नहीं करते तो आपका सिलेक्शन हो गया रहता। और हम कोई भी आंसर देते हैं तो उस आंसर को बिना सोचे समझे उसको कट मत कीजिए। कुछ सोच कर हम बोलते हैं, कुछ सोच कर बोलते हैं, समझ गए? कुछ सोच कर हम आंसर देते हैं, तो बिना सोचे समझे आंसर को बदलने का भी काम मत कीजिए। ऐसे आपने जिस तरह का कमेंट किया है हमको अच्छा लगा, लेकिन साधारण चीज को आसान नहीं से वही 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 देता है आपको बैक कर। इधर आइए। अब 73 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 की जब हम बात करते हैं किस चरण में, और देखो यहां पर किस चरण में पुनर्जागरण काल कहा जाता है, तो 14वीं से 16वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं। अब देखो, आपको कहते हो ना, हे देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरे बार बार ये प्रश्न तुमको गलत होगा, बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यह भी रिपीटेड है। अगर बात जितना क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं टोटल रिपीटेड है, तो आपको 40 में 40 सही होना चाहिए, 40 में 40 सही हो जाना चाहिए। जितना क्वेश्चन है सब रिपीटेड है, तो फिर 40 में 40 सही होना चाहिए। चलिए हमसे बात कीजिए, हटाइए आज, चलिए आइए यहां पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते जाइए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी क्वेश्चन है पूछा हुआ। आइए आइए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए यहां पर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए यहां पर, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते जाइए आप। बार बार क्वेश्चन आता है, इसको देखते जाइए आप। चलिए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए आप, ये भी देखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए यहां पर, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखते जाएं। टोटल इस सेट में हमेशा आया है क्वेश्चन। आइए, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलाइए आप। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलाइए, अब मिलाकर देखिए। तो फिर अब हमारा एक ही चीज कहना है, तो फिर आपका स्कोरिंग होना चाहिए 40 में 40, इतिहास में 40 में 40 सही होना चाहिए। हाँ, आपका फिर इतिहास में 40 में 40 सही होना चाहिए, सभी का, सभी की बात कर रहे हैं, एक का नहीं बात कर रहे हैं, सभी की बात करते हैं। तो विचारणीय प्रश्न है कि 40 में 40 सही होना चाहिए। अरे इसमें क्या दिक्कत है, बढ़िया बात हो रही है, कब बढ़िया बात हो रही है, बढ़िया बात ही, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं।
जितना प्रश्न है सब रिपीटेड है, सही में रिपीटेड है, तो 40 में 40 सही होना नहीं चाहिए। 40 में, अब देखिए खाली डिस्कशन नहीं होता है, हम लोग अपनी गलती को भी तो देखेंगे। 40 में 40 सही में सब क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बात सही है कि क्वेश्चन अब आएगा कहाँ से, क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो जब रिपीटेड सबका है, सही में रिपीटेड है, तो ये बताइए तो हम आपका सही 40 में 40 होना चाहिए था ना, तो 40 40 सही क्यों नहीं होता है? इसी चीज को सुधार करने के लिए प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। आइए अब, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी। अब हम क्या देखते हैं? पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी, और पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना और अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को माना गया, और दांते ने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की थी। अब देखें पुनर्जागरण की जब हम बात करते हैं, तो पुनर्जागरण देखें यहाँ पर, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रारंभ, प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से, फ्लोरेंस नगर से हुई थी। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो दांते को माना जाता है। दांते कहाँ का था? इटली का था। इसने कौन सी पुस्तक की रचना की? डिवाइन। इसने डिवाइन कॉमेडी जैसी पुस्तक की रचना की, डिवाइन कॉमेडी। अब है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? प्रारंभ इटली से। इटली के कहाँ से? फ्लोरेंस नगर से। और किसने प्रारंभ किया था? दांते। दांते कहाँ का रहने वाला? इटली। और कौन सी पुस्तक की रचना की? डिवाइन कॉमेडी। और इस पुस्तक उसने नर्क एवं स्वर्ग का सुंदर ढंग से वर्णन किया था। आप आइए, हो गया। यहां पर देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? किसकी रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन? अब देखिए, ये सब प्रश्न गलत नहीं होने की थी। एडम स्मिथ। एडम किसकी रचना है? एडम स्मिथ। अब हम देखिए कि एडम स्मिथ की जब हम बात करते हैं, तो एडम स्मिथ कहाँ का रहने वाला था? तो एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड। तो एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का क्या थे? अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री। आइए, यहां पर डेविड क्या बात करते हैं? तो ये क्या था? अर्थशास्त्री था। यह भी अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री। यह भी कहाँ का था? स्कॉटलैंड का ही। स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन का। मैकियावेली, यह मैकियावेली जैसे विद्वान कहाँ का रहने वाला था? यह इटली का था। कहाँ का? इटली। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक की रचना की? द प्रिंस। द प्रिंस। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। याद रखना है, चाणक्य की रचना। देखिए यहाँ पर, चाणक्य, चाणक्य की रचना, रचना अर्थशास्त्र की तुलना, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना, तुलना मैकियावेली की रचना, मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। द प्रिंस से की गई है। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई। हर एक प्रश्न को समझिए, और हर प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो सीधे अभी अगर आप हमसे प्रश्न मैसेज करके प्रश्न पूछ लेते हैं तो उसमें हम कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन बाद में वीडियो देखकर आप कोई कमेंट करते हैं तो हम उस कमेंट को देखते नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। बात समझे? इसलिए बढ़िया से इसको समझिए। देखो यहाँ पर क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? एडम स्मिथ। अब देखो, डेविड रिकार्डो कौन है? अर्थशास्त्री है। कहाँ का? यह भी स्कॉटलैंड का है।
मैकियावेली कहाँ का विद्वान है? इटली का। इसने कौन सी पुस्तक रचना की? द प्रिंस। और चाणक्य की रचना का क्या है? चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना किससे? तो मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। अब देखो चला, यहाँ पर एक बात गौर करना, ये कितने साधारण प्रश्न है, बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन इस साधारण प्रश्न के कारण हम लोग कितना चीज को रिवीजन कर गए, और मायने रखता है रिवीजन। अब यहाँ देखो, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, ये क्या है? तेईस, इस प्रश्न का जवाब 23 दें, और इसका सही आंसर हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, सही है। कृषकों को भूमि स्थानांतरण होना चाहिए, यह भी सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यह भी सही है। और यह डी होगा। यह भी प्रश्न कई बार बताया गया है, कई बार बताया गया है। अब यहाँ पर हम नया चीज क्या ढूंढेंगे? अप्रैल थीसिस प्रकाश में कब आया था? देखो यहाँ पर अप्रैल थीसिस ये प्रकाश में आया था 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को। और अप्रैल थीसिस का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। और लेनिन को रूसी क्रांति का नायक कहा जाता था। लेनिन को क्या कहा जाता था? लेनिन को रूसी क्रांति का, लेनिन को रूसी क्रांति का नायक कहा जाता है, नायक कहा जाता है। तो वहीं स्टालिन को आधुनिक रूस का, तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है, निर्माता माना जाता है। क्लियर? आइए देखो, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, लेकिन इसके चलते हम कितना चीज को रिवीजन कर गए। अप्रैल थीसिस प्रकाश में कब आया? 16 अप्रैल 1917। अप्रैल थीसिस सिद्धांत किसने दिया? लेनिन। लेनिन कौन था? लेनिन को आधुनिक मतलब लेनिन को रूसी क्रांति का नायक कहा जाता है। तो वहीं स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। वह ना अपाइए क्या है? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाएं। यह किसने कहा था? और ये किसने कहा था? तो ये कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अब हम रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे? रुडयार्ड किपलिंग ने किस कविता में इसका उल्लेख किया था? अब देखो, रुडयार्ड किपलिंग इसका उल्लेख जिस कविता में किया था, उसका नाम था व्हाइटमैन बर्डन उसका नाम था। और डेविड लिविंगस्टोन ये कहाँ का था? यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक ना? स्कॉटलैंड। जेम्स मिल कहाँ था? यह भी स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। अब देखो, यह भी चीज था रिपीट। देखो टोटल इसमें कितना मतलब कितने रिवीजन हो रहा है, इन बातों को भी तो देखेंगे। अब देखो, रुडयार्ड किपलिंग इसका उल्लेख जिस कविता में किया, क्या कहता है? यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था
कि वो अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाएं। यह किसने कहा? तो रुडयार्ड किपलिंग। इसका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग ने जिस कविता में किया था उसका नाम क्या है? व्हाइट मैन बर्डन। समझे? अब यहाँ पर आ जाइए। अब डेविड ये लिविंगस्टोन कहाँ का था? तो स्कॉटलैंड का। जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला? स्कॉटलैंड का था। ये क्या था? अर्थशास्त्री था। आइए यहाँ पर अब देखिए, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व पेरिस में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? 23 इस प्रश्न को देखो, यह भी प्रश्न कई बार आया है और इसका सही आंसर क्या है? क्लीमेंस यू। अब यहाँ पर हम देखे हैं कि विल्सन, ये वुड्रो विल्सन, इसे कैसे पूरा नाम पढ़ना है इसको आपको भ्रम में डालने के लिए लिख दिया है। क्या? वुड्रो विल्सन। क्या नाम डाला है? देखो यहाँ पर वुड्रो विल्सन। और यह कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति। अब जॉर्ज लॉयड ये कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब देखो चमन, हम लोग खुद क्वेश्चन कहीं भी एक क्वेश्चन इधर उधर स्लिप नहीं करना चाहिए। हम लोग खुद डिस्कशन के समय में उसके आंसर को भी ध्यान में रखते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं। देखो यहाँ पर आंसर भी है, आंसर को भी ध्यान में रखते हैं। कहीं से कहीं भी एक आंसर थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम लोग आंसर को भी देखते हैं और आंसर जो दिया जाता है उस आंसर के एक एक चीज पर पहले हम गौर करते हैं। हम लोग गौर करते हैं, यह आंसर में कौन आंसर होगा, ये आंसर में कौन आंसर होगा, कहीं ये तो नहीं, ये नहीं। एक एक चीज की पूरी तरह से जानकारी करने के बाद उसका आंसर दिया। वो आंसर वही मान है जो डिस्कशन में बताया जाता है। डिस्कशन में जो बात बताया जाता है वही आंसर मान है। बाकी और जो आंसर दिया जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन। देखो पेरिस के शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस की धरती पर 1919 ईस्वी में जो सम्मेलन हुई, इसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम जानते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने भाग लिया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भाग लिया था, तो फ्रांस के प्रधानी क्लीमेंस ने भाग लिया था। अब प्रश्न ये उभरता है, पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। अब देखो यहाँ पर यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना। अब हम देखते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1919 ईस्वी में जो सम्मेलन हुई थी उसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना था। शांति का वातावरण तैयार करना था। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस की राजधानी क्या थी? तो फ्रांस की
फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कब? 1919 ईस्वी में जो सम्मेलन हुई थी उसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम जानते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति का वातावरण तैयार करना था। शांति का वातावरण तैयार करना था। इस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने भाग लिया था, और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री कौन भाग लिया था? क्लेमेंसक्यू भाग लिया था, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने भाग लिया था। बस जैसे अभी हम इस पर डिस्कस किए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा फटाक पर यहाँ बोल देना है। अभी जो बोलेंगे तो इसका सॉल्व भी है, लेकिन जब हम पूरा वीडियो चला जाता है, अब वीडियो पर कमेंट करते हैं तो उसको हम देखने नहीं जा रहे हैं। आइए अब देखिए, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? 23 से यह भी प्रश्न रिपीट है, यह भी प्रश्न रिपीट है। कहाँ से प्रश्न आएगा जी? कहाँ से आएगा? 23 से बताना है क्या है इस क्या है। तो अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। तो हुआ क्या था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, और अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो अमेरिका के मूल निवासी को हम रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? 1775 से 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय पहला युद्ध कब? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। यह 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा किया दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति कब बनाया? 1789 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो अमेरिकी की राष्ट्रपति किसने कहा था? प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है। किसने कहा था? 23 बताओ। 23 से अमेरिका के किस राष्ट्रपति कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के, जनता द्वारा शासित है? 23 से बताओ। तब तक हम इसको करें, 23 याद करके बताओ। अब देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय 1775 से 1783 ईस्वी। अब देखो पर अब देखिए, अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते थे? रेड इंडियन। रेड इंडियन, अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के उपनिवेश कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति कब बनाया गया था? 1789 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय नारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था क्या? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। आप आइए यहाँ पर, क्या है? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति चुना गया कब? 1789। दास पर था अमेरिका की धरती पर तो कौन बता किया था? अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्धारित है। और ये दास प्रथा की उन्मूलन की घोषणा अब्राहम लिंकन ने कब किया था? 1863 ईस्वी में। लेकिन अमेरिका की धरती से दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी?
तो 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में 1835 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776। अब ये मायने प्रश्न नहीं रखता, ये प्रश्न पूछा हुआ है, कै बार रिपीट किया गया, कै बार, 50 बार। मायने रखता है इस प्रश्न को शुक्रिया अदा करो कि इस प्रश्न के चलते इतने चीज का रिवीजन हो गया। अब प्रश्न लाया भी कहां से जाएगा? आप आइए यहाँ पर अमेरिकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या माने? 1775 1783, ठीक ना। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाए? रेड इंडियन। अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13। 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया 1789 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को राष्ट्रपति 1789 में अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की धरती से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की 1863 ईस्वी में। देखो चला, ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यह लागू कब हुआ था? पूरी तरह से दास प्रथा की घोषणा हुई 1863 में, समाप्त कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा कब हुआ था? 4 जुलाई 1776। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या है? प्रतिनिधित्व नहीं तो करना है। क्लियर ना? आप आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 ब्लॉक अस्तित्व में आए हैं? कौन से 2 ब्लॉक आए थे? तो अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी नेतृत्व, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय संपूर्ण विश्व 2 भागों में बंट गया। एक अमेरिका का पक्षधर था और दूसरा किसका? रूस का पक्षधर था। तो अमेरिका के जो समर्थन करता था वह कहलाया पश्चिमी गुट। अमेरिका के समर्थन करने वाला कहलाया पश्चिमी गुट। और वहीं पर हम देखते हैं कहाँ गया? रूस। और रूस के समर्थन करने वाला को कहा गया पूर्वी गुट। पूर्वी गुट। और याद रखना, पश्चिमी गुट किसका समर्थन किया? तो प्रजातंत्र का। और ये रूस का जो पूर्वी गुट किसका समर्थन किया? तो साम्यवाद का समर्थन किया। अब प्रश्न उभरता है, द्वितीय विश्व युद्ध का समय किया था, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश धुरी राष्ट्र का साथ दिया, एटम बम कब गिरा, ये सब जानता है। जब से हम डिस्कशन शुरू किए हैं 1-2 लाख बार हम बोल चुके हैं, लेकिन गलती भी होती है। अब देखना है यहाँ पर है कि अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध का समय माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को यह युद्ध प्रारंभ हुआ था, और फिर द्वितीय विश्व समाप्त हुई थी 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह धुरी राष्ट्र का साथ दिया, तो धुरी राष्ट्र शक्तिशाली हो गया। तो सभी राष्ट्र ने अमेरिका को कहा, अमेरिका ही जापान को क्या करेगा? जापान कहा कि मेरे हाथ में एटम बम है। कहा ये क्या होता है? पहली बार दुनिया समझ में आ रही थी एटम बम के बारे में, उसकी जानकारी मिल रही थी। पूरी दुनिया जानना चाहती थी है कैसा बम होता है। अमेरिका का ऐसा बम होता है जिस देश की धरती पे मार देंगे उस देश की धरती पर आग लग जाएगा, वहाँ जो भी बच्चे होंगे अंधा लंगड़ा लुल्हा होगा। फ्रांस का इस बात को नहीं मानते, नहीं मानता है, नहीं तुम्हारे देश की धरती पर मारते, अरे मेरे देश की धरती पर क्या मारेगा? अब बताओ जापान का ताकत क्या है? कहा जापान का 2 ताकत है। क्या है रे? हिरोशिमा और नागासाकी। कहा किधर है हिरोशिमा? कहा इधर हिरोशिमा। कल तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय। जापान की धरती में आग लग गई, और फिर जापान विकलांग हो गया, लेकिन रुका नहीं, कहर बरसाना शुरू किया। पूरा संसार ने कहा अमेरिका को कि एक शेर को तुमने घायल करके क्या किया? अमेरिका का कहा नागासाकी किधर है? का इधर है। 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने नागासाकी पर चलाया फैटमैन, और इस बम के गिरते ही जापान रुक गया। जापान के हार के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का समय
प्रारंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी। अब 1 सितंबर कह रहे हैं ना, यही ऑप्शन में दे देगा ना, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, तो फिर क्या फिर क्या हो जाएगा? एकदम मतलब आप कंफ्यूजन, 1 सितंबर है ना, यही 1 सितंबर, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर 1939 कर देता, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस सब चीज को बार बार देखना है। और समाप्त कब हुआ था? समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 ईस्वी, 1945 ईस्वी। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण था क्या? हिटलर द्वारा, हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण। अब यह देखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर एटम बम, लिटिल बॉय नामक एटम बम कब कब गिराया था? 6 अगस्त 1945, लिटिल बॉय। नागासाकी पर, जापान के नागासाकी पर एटम बम कब गिराया? और 9 अगस्त, 9 अगस्त 1945। और वो कौन था? फैटमैन। कौन था? फैटमैन। आइए यहां पर अब देखिए, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। किसकी स्थापना करना था? और इसका सही आंसर क्या है? इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना था। अब देखो यहां पर एसी चला लेते हैं। अब देखो हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पुनर्जागरण, जब पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी अंधकार से ग्रसित यूरोप को प्रकाश की ओर ले जाना। और पुनर्जागरण प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। तो कोई क्रांति, यानी याद रखना है, जब कोई घटना होती है उस घटना को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है चित्रकारों को, मूर्तिकारों को। इस प्रकार पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के ऐसे चित्रकारों में लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है। लियोनार्डो द विंसी महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक था। इसके चित्रों में विश्व स्तर पर मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना को, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, देखो यहाँ पर पुनर्जागरण की भावना को, पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों, इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के ऐसे चित्रकारों में, इटली के ऐसे चित्रकारों में लियोनार्डो द विंसी, लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है।
लियोनार्डो दा विंसी, अब देखें, लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, चित्रकार, मूर्तिकार एवं इंजीनियर था। इसके चित्रों में विश्व स्तर पर शामिल किया जा सकता, इसके चित्रों में विश्व स्तर पर शामिल किया, किसको? लियोन माइक, इसके चित्रों को विश्व स्तर पर शामिल किया जाता, किसको? मोनालिसा, मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को, द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता। अब आइए यहां पर देखिए क्या है, पुनर्जागरण की भावना, पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाने में इटली के चित्रकारों एवं मूर्तिकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इटली के ऐसे चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एवं राफेल का नाम लिया जा सकता है। लियोनार्डो दा विंसी महान वैज्ञानिक, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर था। इसके चित्रों में मोनालिसा एवं द लास्ट सफर को शामिल किया जा सकता है। देखिए, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? 23 से बताना है। क्वेश्चन नंबर 81, 23 से क्वेश्चन बताइए। आराम से बनाना है, एकदम आराम से बताना। धरफड़ी किस बात की है? कोई धरफड़ी की बात नहीं, आराम से बताओ, एकदम सोच के बताना, एकदम सोच के बताना है। ये भी क्वेश्चन कई बार बताए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार बताया गया है, समझ गए? ये भी क्वेश्चन कई बार बताया गया है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या मारे हैं आप भी। अब देखिए कैसे मार दिए आप, अब देखिए कैसे मार दिए। अब देखिए, हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया कृषि। इस प्रकार ऋग वैदिक काल होगा, इसका आंसर ऋग वैदिक। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, इसलिए हो जाएगा कृषि, यानी ऋग वैदिक काल। तो अब यहाँ पर हम देखते क्या हैं, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। उस समय धन का आधार गाय थी, जिसके पास जितने गाय होते थे उतने धनवान माने जाते थे। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह युद्ध का स्वामी होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होने लगा। इससे लगता है ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे महाराजाधिराज, अधिराज, एकराट इत्यादि। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो प्रांत का सूचक था। पूर्व दिशा में राज करने वाले राजा को सम्राट कहा गया, पश्चिम दिशा में राज करने वाले राजा को सौराट कहा गया, उत्तर दिशा में राज करने वाले राजा को विराट कहा गया और दक्षिण दिशा में राज करने वाले राजा को भोज कहा गया।
और चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले को एक राट कहा गया। यह सबसे शक्तिशाली होता था। ठीक है, इसका आंसर ए होता है। देखो यहाँ पर ऋग वैदिक काल के, देखिए यहाँ पर ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, कृषि हो गया। उस समय हम देखते क्या है, ऋग वैदिक काल में, देखो यहाँ पर ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में राजा ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, काल में राजा भूमि का स्वामी होने लगा, होने लगा। ऋग वैदिक काल के तुलना में, ऋग वैदिक काल के तुलना में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह बड़ी बड़ी उपाधियां, और वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे, धारण करने लगे थे। जैसे जैसे महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, जैसे महाराजा धीराज, अधिराज, एकराट इत्यादि। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। पूर्व दिशा की ओर राज करने वाले राजा को क्या कहा गया? सम्राट। पश्चिम दिशा की ओर राज करने वाले राजा को सौराष्ट्र। उत्तर दिशा की ओर राज करने वाले राजा को विराट। दक्षिण दिशा की ओर राज करने वाले राजा को भोज। और चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले को एकराट कहा गया। एकराट, यह सबसे शक्तिशाली होता था। अब देखिए यहां पर हाँ, अब देखिए अब देखें, ऋग वैदिक काल के, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। कृषि हो गया। ऋग वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी होने लगा।
ऋग वैदिक काल के तुलना में उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और वह बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे, जैसे महाराजाधिराज, अधिराज, एकराट इत्यादि। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ, जो प्रांत का सूचक था। पूरब दिशा को राज करने वाले राजा को सम्राट कहा गया, पश्चिम दिशा को राज करने वाले राजा को सौराष्ट्र कहा गया, उत्तर दिशा की ओर राज करने वाले राजा को विराट कहा गया और दक्षिण दिशा की ओर राज करने वाले राजा को भोज कहा गया। चारों दिशाओं के राजा पर विजय प्राप्त करने वाले को एकराट कहा गया। ये सबसे शक्तिशाली होता था। अब मेरा जवान बताएगा यहाँ तक के सफ़र में, मेरे जवान को बताएगा कि यहाँ तक के सफ़र मेरे जवान को किसी तरह का दिक्कत है। 23 बताओ, 23 बताना है। यहाँ तक के सफ़र में जवान को क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ, जल्दी बताना है। जवान कोई तक दिक्कत है? 23 से बताएगा, जल्दी मैसेज करो, एकदम आराम से लिखो। कोई दिक्कत है 23 से? तेईस से तेईस बताना है। क्वेश्चन दिख तो रहा है, हम तो देख रहे हैं, आप कैसे नहीं देख रहे हैं? जवान आंख चेक करवाओ, क्वेश्चन तो दिख रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ से। हाँ दिख तो रहा है, हम देख रहे हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी, इस पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाए, आइए। अब देखो इतने रिवीजन प्रत्येक दिन होगा, आने वाले समय में कोई हाथ पकड़ सकता है, कोई पकड़ेगा? बोलना यहाँ पर आराम से। देखो यहाँ पर धरपड़ी किस बात की है? क्वेश्चन में 82, तेजी से क्वेश्चन में 82 की ओर आइए। क्वेश्चन में 82, 23 से क्वेश्चन में 82। अब देखिए सूची 1, नदियों के प्राचीन नाम को सूची 2 आधुनिक नाम से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए, सूची 2, नदियों के प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन? सरस्वती, सरस्वती। अब यहाँ पर क्या हो इसका? सरस्वती का घघरिया हाकरा। पुरुषनी किसको कहा गया? तो रावी को। शतुद्री किसको कहा गया है? सतलज को। विपाशा किसको कहा गया? व्यास को। इसका आंसर बी होगा, ठीक ना? आइए यहाँ पर, नहीं अपना जवान है, जवान है रे, बहुत प्रॉब्लम है, कोई कुछ का बहुत प्रॉब्लम है, समझ गया? प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी कभी गलत नहीं होता, चला याद रखना। एक टीचर भी पहले विद्यार्थी होता है। टीचर पहला पद, टीचर का लक्षण है, पहला लक्षण टीचर का विद्यार्थी होना। टीचर का पहला लक्षण विद्यार्थी और खुद मानना है। विद्यार्थी कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी इसका आंख चेक हो रहा था, इसका अभी पास में रहता था, इसका हम आंख चेक करवा लेते, इसका आंख चेक करवा लेते फटाक। और जितना लेट होगा उतना प्रॉब्लम होगा, उतना प्रॉब्लम होगा। अब देखिए 83 में क्वेश्चन नंबर कैमा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आइए। अब देखिए, अब देखो जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है।
इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पढ़ा जाए। वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ये गलत है। पहले तीर्थंकर कौन थे और जैन धर्म संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ये वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए। गलत है। ये 23वें तीर्थंकर थे। गलत है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ। यह भी गलत है। अच्छा। ये देखिए, वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये सही है। ये सही है। चाहिए तो ठीक है, मिल जाएगा। ये लिखते हैं अमित राज, पॉलिटिकल साइंस का 6-8 का थ्योरी बैच चाहिए जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म की बात करते हैं। ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। अब हम महावीर स्वामी में कुछ ऐसी बात लेते हैं जहाँ की बार बार गलत होता है। समझ गए? अब देखो, महावीर स्वामी का जन्म लेंगे तो कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व, वैशाली के निकट कुंडग्राम। महावीर स्वामी की जब हम बात करते तो पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। यशोदा। अब महावीर स्वामी की जब कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया? 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया। महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में? तो 72 वर्ष की अवस्था में। और कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी। महावीर स्वामी किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? 30 से क्वेश्चन देना है। यह सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया। जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। बताया गया कि आत्मा का वास सिर्फ मानव के हृदय में नहीं है, इस संसार के कण कण में है, मिट्टी में है, बालू में है, पर्वत में है, चट्टानों में है। आत्मा सुख का भी अनुभव करती है तो आत्मा दुख का भी अनुभव करती है। जैन धर्म में कहा गया इस सृष्टि इसका इस अनंत काल से है, जो विनाश की संभावना से परे है। जैन धर्म में आत्मा एवं पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। बताया गया इंसान जैसा कर्म करता है वैसा फल होता है, और इंसान को पूर्व जन्म के कर्म के फल को भोगने के लिए पूर्व जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म होता है। ये बात तो सही है। अब सोचो, अभी 5 मिनट के अंदर हजारों बच्चा भारत में जन्म लिया होगा। बहुत बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लिया होगा जहाँ पर दूध पिलाने के लिए सोना का गिलास बना होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे परिवार में जन्म लिए जिन्हें दूध पीने के लिए उसकी माँ के पास दूध नहीं होगा। तो आप बताइए कैसे होगा? कैसे होगा? कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म के कर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जैन धर्म की बात करते। जैन धर्म में क्या? तो जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। लेकिन इस संसार के
लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है, नहीं माना गया है। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। देखिए, जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इस संसार के निर्माता के रूप में ईश्वर को नहीं माना गया है। जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 23 से क्वेश्चन नंबर 85 की जब बात करते हैं तो आइए यहाँ पर 85 क्वेश्चन 85 का सही आंसर है बौद्ध धर्म की संगति एवं उनके अध्यक्ष का मिलान कीजिए। आइए यहाँ पर प्रथम संगति कब हुई थी? तो महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता एक विद्वान ने किया, महाकश्यप। द्वितीय संगति किसने किया था? सावक मीर। तृतीय संगति कौन किया था? मोगली पुस्तिस। चतुर्थ संगति वसुमित। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर की बात है एसएसटी। इस बैच को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर लीजिए। अब देखिए, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा प्रमाणित करता है? तो कौन कौन? खारवेल किस धर्म को मानने वाला था? जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म। और खारवेल किस राजवंश से संबंधित था? तो चेदी राजवंश से संबंधित था। आइए, रुद्र वर्मन की बातें, रुद्र दामन होना चाहिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया? इस किस राजवंश का शासक था? सातवाहन। गौतमी सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया? पश्चिम का स्वामी कहा गया। ये हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये कलिंग से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कलिंग से। और ये कलिंग कहाँ है? कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 87 की देखिए, इनमें से कौन सी किताब गुप्त मौर्यों के कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है? तो क्या है? कामांदक की नीति सार। सही आंसर ए हो जाता है। और कामांदक जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। अमर सिंह ने कुछ कोश के अमर कोश, ये गुप्त काल। शूद्रक जैसे विद्वान मिश्र के कुछ काल में गुप्त काल। ये अमर सिंह किस? गुप्त काल। कामांदक नीतिसार किस काल में किया था? गुप्त काल। पूछ रहा है कौटिल्य की रचना, कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, तो पुस्तक जैसी कौन सी पुस्तक है? ऐसा लिखना है। तो गुप्त काल में वो लिखी गई पुस्तक, इसका नाम है कामांदक की नीतिसार। और कामांदक जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए थे। यहां पर देखिए कई माह है। अशोक ने कहा चोल, पांड, केरल पुत्र और सत्य पुत्र के अपन पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो इसका शिलालेख 2 और 13। शिलालेख 13 से किसका? कलिंग युद्ध। यहां से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध 7वें से अशोक के 7वें शिलालेख से धम्म नीति के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के धम्म नीति के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखिएगा।
अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो किसका? अमीर खुसरो जैसे विद्वान अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र शहजादा शहजादा मोहम्मद के संरक्षण प्रारंभ किया था। शहजादा मोहम्मद। फिरोज शाह तुगलक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक सिकंदर लोदी। आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी भाषा अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से कराया था। फरहंगे सिकंदरी के नाम से कराया था। किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना? जूना खां। कौन? जूना खां। चंगेज खां की बात, दिल्ली सल्तनत आक्रमण का खतरा कब मनाने लगा? 1221 ईस्वी में। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। चंगेज खां किस नदी के तट पर आ गया था? तो सिंधु नदी के तट पर आ गया था। इनमें से किस अभिलेख से 5 संगम भाइयों के वंशावली मिलती है? और इसका सही है बिट्रागुंटा दान से। बिट्रागुंटा दान। अब आइए, निकोलो कॉन्टी कौन था? यह इटली की यात्री और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इटली। निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था? विजयनगर शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और ये कहाँ का था? इटली का था। आइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 93 की सीधे आंसर बताइए क्या होगा? 23 से। अद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो अद्वैतवाद का संबंध 23 से इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर अद्वैतवाद किसका? अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य। द्वैतवाद का संबंध किससे है? माधवाचार्य। सुधाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का संबंध किससे है? निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर सी होगा। यहां आप देखिए, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहते हैं। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण किया था। यहां पर है बालाजी विश्वनाथ। ये पेशवा पद बनते ही पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। पेशवा बनते ही पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया। भारत में यातायात व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य शुरू किया था? द ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले किस नाम जाना जाता है? सड़क ए आजम। और इसका निर्माण कौन किया था? शेरशाह। नंबर 96 में आइए। नंबर 96। अब देखिए, नंबर 96 की जब हम बात करते हैं तो कौन सा कूट इस सूची में दर्शाए फ्रेंच मैन और उनकी उपलब्धियों का सही मिलान देता है? सूची 1, सूची 2। अब यहाँ पर करान इसका क्या है? तो सूरत में एक फैक्ट्री लगाई गई। अब यहाँ दो मरकरी, इसका क्या होगा? इसका
मुसलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाई गई। और लेस्पिने ये क्या था, ये पांडिचेरी की जगह प्राप्त की। डी ला हावे कौन था, यह डच को सेंट थॉमस सौंपा। सही आंसर इसका बी हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 97। अब क्वेश्चन नंबर 97 की जब आप बात करते हैं तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उप चुनें। अब देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की जगह अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अंत की संधि के तहत हुई थी, एक्सला सेफेल की संधि। और ये एक्सला सेफेल की संधि कब हुई थी, 1748 ईस्वी में। अब आइए तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत की संधि के तहत पेरिस संधि। और पेरिस संधि कब हुई थी, 1763 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय कर्नाटक अनिर्णायक रहा, और अनिर्णायक रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी, पांडिचेरी संधि। पांडिचेरी की संधि। और ये संधि कब हुई थी, 1754 ईस्वी में। प्रथम मैसूर युद्ध कब, तो ब्रिटिश की हार हुई थी। तो प्रथम मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में। इसका सही आंसर सी। आइए अब यहां पर देखें, सिखों को एक सैनिक, एक लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है, इसे बताना है। गुरु हरगोविंद को। ये गुरु हरगोविंद कौन, सिखों के कई में छठे गुरु। गुरु हरगोविंद सिखों के छठे। गुरु अर्जुन जी सिखों के 5वें। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव किसकी रचना की, आदि। अब गुरु गोविंद सिंह, अब देखिए यहां पर है कि जवान, कोई जरूरी नहीं है कि हम जीवन में आज तक हमें जीवन में याद नहीं है कि हम कभी स्पेशल बैच दिए हैं। आज तक कभी भी हम जीवन में स्पेशल बैच नहीं दिए हैं। मोबाइल है, यूट्यूब है, सर्च करके देख लो। पढ़ाने की जब भी बात आई थी तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा फ्री पढ़ाए थे। पूरा स्वतंत्रता संग्राम विद्यार्थी समाज को गिफ्ट था। प्लेटफॉर्म की सरजमी से विद्यार्थी समाज को गिफ्ट दिया गया। खैर वो मेरे तरफ की जा बात है, आज तक हम जीवन में कभी भी स्पेशल बैच पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ हम फाउंडेशन पढ़ाते थे, और फाउंडेशन इस कदर पढ़ा देते थे कि दोबारा विद्यार्थी को हमसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन ये बैच दे दिया गया, ये कोई बहुत बड़ा बैच हम नहीं मान सकते हैं। और यह 2000 प्रश्न का है। ये प्रश्न इसलिए दिया गया, ये प्रश्न ज़बरदस्ती दिया गया, हम देना नहीं चाहते थे, इसलिए दिया गया कि विद्यार्थी बार बार कहता था इतिहास में याद नहीं होता, इतिहास में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ता है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इन सारी समस्या को दूर करने के लिए ये 2000 इतिहास का प्रश्न दिया गया। यह 2000 इतिहास का प्रश्न दिया गया। ये 2000 इतिहास के प्रश्न का जब हम डिस्कशन कराएंगे तो टोटल प्रश्न की संख्या 60,000 से अधिक हो सकती है। हाँ जी हाँ, नहीं तो इस प्रश्न की संख्या 70,000 से भी अधिक हो सकती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और इतना ही नहीं, याद रखिएगा, ये प्रश्न को हम मात्र 3 प्रश्न ही लेते हैं पर डे। 1 से 1.5 घंटा, सवा घंटा हम इस प्रश्न का डिस्कशन कराते हैं। तो जब डिस्कशन कराते हैं तो आप जान लीजिए, जब डिस्कशन होता है
1.5 घंटा में जब 2-3 प्रश्न का डिस्कशन कराएंगे तो सोचिए उस प्रश्न की खूबसूरती कैसी होगी, उसकी मुस्कुराहट कैसी होगी, आप सोच सकते हैं। अब है क्या कि इस बैच को कोई जरूरी नहीं मेरा बैच लीजिए, हम कहाँ कहते हैं बैच के लिए, हम बैच प्रारंभ की इसलिए हम आपको सूचना देते हैं, हम बैच खरीदने के लिए आपको कभी नहीं बोले हैं। हाँ, मेरा कोई बैच लेने से पहले तीनों त्रिलोक में अगर हमसे बढ़िया कोई पढ़ा रहा है तो आप उसी से जाकर पढ़िए। हाँ, आप हमसे तभी जुड़िए जब तीनों त्रिलोक में लगे कि नहीं सहनसा बेटर, तभी आप आइए, पूरा पता करके लीजिए। इस बैच को लेने के लिए आपको बाय नवीन कुमार सिंह ऐप हर चैनल पर होता है, बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। उस बाय नवीन कुमार सिंह ऐप खोलेंगे तो सर्च में सिर्फ लिखिएगा 2000, 3 गो 0, 2 और 3 गो 0, जरूर ही मेरा इस सारा बैच आ जाएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मेरा कोई भी बैच लेने से पहले मेरा फोटो देख लीजिए और इस पर मेरा नाम लिखा हुआ देख लीजिए, तब भी बैच लेने हैं। बात समझ गए? आप आइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था, और किसके राज हड़प नीति के तहत। और राज हड़प नीति के तहत झांसी के राज को अंग्रेजी राज में कब बनाया गया था? 1853 ईस्वी, 1853 ईस्वी में। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। इन्हें प्यार बस क्या कहा जाता था? मनु। पति का नाम क्या था? गंगाधर राव, गंगाधर राव। और पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। झांसी की रानी कालपी की युद्ध में अंग्रेज हीरोज के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। कालपी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, ग्वालियर। अब देखिए राजा राम मोहन राय, क्वेश्चन देखिए 100 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 23 से। अब 100 की आंसर यहाँ पर देखिए, राजा राम मोहन राय की जब हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, अब देखिए सती के विरुद्ध जनमत जुटाना और अंग्रेजों द्वारा इसे समाप्त कराना, सही है। औरतों को उनके अधिकार जैसे वंशानुगत संपत्ति के बारे में जागरूक करना, यह भी सही है। पुरुषों के अनेक विवाह पर रोक और विधवाओं की स्थिति में गिरावट पर रोक, सही है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृत के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा के फैलाव के लिए लड़ना, यह भी सही है। और इसका सही आंसर सी होगा। स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था? स्थापना के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था? यह था अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये नहीं था। इसका सही आंसर ए होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो ये चीज बहुत हल्का है, लेकिन बहुत हल्का है, लेकिन इस तरह के प्रश्न में बार बार गलत होता है। स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। कहाँ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में, संस्कृत कॉलेज के भवन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दौरान सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था, गलत है। चंपारण के समय ना, चंपारण समय सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह ही एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा बुराई और अन्याय का प्रतिरोध संभव है, यह सही है। इसका सही क्या होगा? कथन। देखो कथन,
कारण सही है और कथन गलत है। इसका सही आंसर बी होगा। सही बात है ना। अब 103 में आइए। 103 में आइए कि अंग्रेजों द्वारा भारत के प्रशासकीय एवं आर्थिक एकीकरण ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इस संदर्भ में कौन से कथन असत्य है? कौन से कथन असत्य है? और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी। यह स्थानीय आत्मनिर्भर व्यवस्था के अंत में भारतीय आर्थिक जीवन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल भारत में अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब लिया? इसके समय किसके सिफारिश पर? मैकाले की सिफारिश पर। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 ईस्वी में। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल किस लिए प्रसिद्ध था? सहायक संधि के लिए। आते यहां पर ये क्या है? और ये सहायक संधि। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की स्वागत में रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था? 23 से। सही आंसर क्या होगा? और याद रखें, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का, देखो आप बताते हैं अजय कुमार कि मेरा काम है क्वेश्चन, मेरा काम है सेट करना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम होता है पढ़ाना। हम हर बात, मेरा काम होता है पढ़ाना, क्वेश्चन सेट करना नहीं। हाँ, यहां पर दूसरी चीज और भी, इसमें जितने प्रश्न हुए हैं, सही बात है कि हर ये प्रश्न पूछा ही गया है, कई बार सेट में आया है। यहाँ पर पॉजिटिव चीज हमेशा हम बने रहने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि चला 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कहीं न कहीं हर बार हर सेट में आया है। तुमको सिर्फ अब ये देखो तो फिर 40 में 40 तुम्हारा सही होना चाहिए था, गलत क्यों हो रहा है? चला सभी के लिए प्रश्न है, सभी के लिए प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ अपने आप को एग्जाम के रूप में देखिए, जितने प्रश्न हम कराए हैं अभी तक, सब किसी न किसी सेट में प्रश्न जरूर आया है। विद्यार्थी ने कमेंट किया, विद्यार्थी कमेंट करके हमें बताया मेरा जवान, ये बात सही है, कहीं न कहीं सेट में हर बार आया है, तो फिर तुम्हारा सही 40 में 40 होना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं इसमें मेरा कितना जवान है जिसका 40 में 40 सही हुआ है। जानता हुआ प्रश्न को अगर तुम गलत कर रहा है, 40 में 40 नहीं ला रहा है, तो कहीं न कहीं तुम कोरोना से प्रभावित होगा। बोलो, सीधे बोलो, हाँ या ना। अरे खुलकर बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को, सही है क्वेश्चन पूछा गया है, हम मानते हैं, हमको याद नहीं रहेगा रे, जिसको तीनों सब याद, हमको चीज हर चीज याद है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जितने है टोटल चीज हमको याद है। तो ये क्वेश्चन कौन कौन रिपीट हुआ हमें पता नहीं, हमें पूरा पता है। तो फिर 40 में 40 सही हो जाना चाहिए। अगर 40 में 40 जानता हुआ प्रश्न को तुम गलत कर रहा है तो फिर खतरा है ना, इस खतरे को दूर करो। चला, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ एक एक चीज में सुधार कर, जानता हुआ प्रश्न गलत ना हो। हम यह चीज शुरू से बोल रहे हैं,
हम शुरू से बोल रहे हैं, जानता हुआ प्रश्न गलत मत कर। बात समझ गए? आइए, इस बात को याद रखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है। अगर हमारी बात जा रही है तो इसमें सुधार होनी चाहिए, लेकिन वो मैनेजमेंट का काम है। अब तुम्हारा दायित्व है कि जब जान रहे हो 40 में 40 क्वेश्चन, तो 40 में 40 सही करो ना। कितने लोग हैं 40 में 40 सही हुआ है? कमेंट को जरा बताएं। अगर 40 में 40 सही नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं तुम खतरा से खेल रहा है, खुद सोचो। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, और साथ में उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। और इस बात की घोषणा हेतु 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। अब देखें, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटेन 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 की महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। साथ में उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस बात की घोषणा हेतु 1877 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन लीटन के समय किया गया। आइए, अब देखिए क्या है यहाँ पर। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। साथ में उन्हें केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस बात की घोषणा हेतु 1877 ईस्वी दिल्ली में एक दरबार का आयोजन लॉर्ड लीटन के समय में किया गया था। ठीक है, पढ़ा देंगे बसंती जी। बसंती है ना, बसंती जी पढ़ा देंगे। मैसेज क्यों डिलीट किए? इतना अच्छा चीज़ तो बोले हैं आप। पढ़ा देंगे, एकदम पढ़ा देंगे। वक्त हम भी निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं पढ़ा दें आपको। आइए 106 में आइए। 106 नंबर क्वेश्चन तो एकदम साधारण है, आप बना सकते हैं। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। B.R. अम्बेडकर 1924 ईस्वी में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। आइए यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाला था? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान को संभाला था। यहाँ पर देखिए 7 में क्वेश्चन 7 की ओर आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। बिहार उड़ीसा सरकार ने कब कांग्रेस स्वयं सेवक संघ, खिलाफत स्वयं सेवक, कौमी स्वयं सेवक दल तथा असहयोग स्वयं सेवक की गैर कानूनी संस्था होती थी? इसका सही है 19 दिसंबर 1951।
आइए अब यहाँ देखना है। असहयोग आंदोलन के उपरोक्त 1922 में सविनय अवज्ञा के संदर्भ में बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की राय क्या थी? कमेटी की राय क्या थी? और यह राय थी क्या? प्रांत व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के लिए तैयार था, किंतु सामूहिक सविनय अवज्ञा के लिए तैयार नहीं थी। सही आंसर सी होगा। असहयोग आंदोलन के समय सर्वप्रथम किसको गिरफ्तार किया गया था? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास। इसके बाद उनकी पत्नी वसंती देवी। कहीं कहीं मोहम्मद अली मिलेगा, नहीं, चित्तरंजन दास। अब देखें यहाँ पर खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सी महिला नेता सक्रिय थी? बी अम्मा। बी अम्मा। खिलाफत आंदोलन का समय क्या है? 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली अली एवं मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें अली बंधु भी कहा गया, अली बंधु। और ना असफ अली किस आंदोलन से हुई थी? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। अब है क्या जवान, एक चीज और, मेरा पीजीटी का सब्जेक्टिव बैच चलता है, पीजीटी का सब्जेक्टिव बैच चलता है मेरा, और पीजीटी का सब्जेक्टिव बैच चलता है, और पीजीटी का ये सब्जेक्टिव बैच चलता है 2 से 3। नाम है सेशन 5। एकदम नया बैच है, ये थ्योरी बैच है, और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हम किए हैं। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि इस बैच को गहराई से पढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम पीजीटी बैच है। लेकिन टीजीटी का भी विद्यार्थी इस बैच में शामिल होकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। पीजीटी का थ्योरी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सिर्फ आपको लिखना है सर्च में हिस्ट्री पीजीटी। हिस्ट्री और पीजीटी लिखेंगे तो उस पर मेरा फोटो आएगा, नीचे मेरा नाम लिखा होगा, हिस्ट्री लिखा होगा और लिखा होगा सेशन 5। उस पर सेशन 5 लिखा होना चाहिए, तब ये बैच को लेना है, ठीक ना। आइए यहाँ पर अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहों साहबों गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ, भारत आज विदेशी राज से मुक्त है। यह कथन किनका है? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर सी होगा, सही आंसर सी। तो हम जानना चाहते हैं, यहाँ तक के सफ़र में मेरे जवान किसी तरह का दिक्कत है तो बताना है। यहाँ तक के सफ़र में मेरे जवान किसी तरह का दिक्कत है तो बताना है। 23 से हम आपके सामने खड़े हैं।